नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 16 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। मैंने जैसे सुबह रिक्वेस्ट डाली, आप लोगों ने लगातार पता नहीं कितने लंबी लिस्ट थी जिसमें मेरे को PDF अवेलेबल करा दी गई थी, बिकॉज आपको पता है राजस्थान का एडिशन नहीं आया। दूसरी चीज़ ये आज ये लेट इसलिए है कि मैं कहीं फ्यूनरल में गया था, कोई डिमाइस हो गया था रिलेटिव का, इस वजह से। तो अभी हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ है वो, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज से। एक्सप्लेन पेज पे होवित्जर ATAGS सिस्टम, जो कि अब की बार आप देखो कि 21 तोपों की जो सलामी दी जाती है इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे, उस पूरे जत्थे में शामिल था। तो जानते हैं होवित्जर के बारे में। बेसिकली ये अपने आप में ATAGS होवित्जर जो है वो इंडिजीनसली डेवलप्ड है। DRDO ने इसको डेवलप किया है और ATAGS का फुल फॉर्म हो जाता है एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम, मतलब तोप है ये एक तरीके की, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आप देखो कि ब्रिटिश ओरिजिन की 25 पाउंडर आर्टिलरी गन, वो तो हमेशा से सलामी देती है। अब की बार क्या किया, उसके साथ में दो ये अपनी तरफ से होवित्जर, जिनको हम यहाँ पे बोल रहे हैं ATAGS, ठीक है, इनका भी डिप्लॉयमेंट था, इन्होंने भी सलामी दी है। तो इंडिजीनसली डेवलप्ड तोप के द्वारा पहली बार सलामी दी गई है इंडिपेंडेंस के बाद में, इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर पहली बार। ओके, नेशनल एंथम के बाद में क्या होता है, मिलिट्री का एक बैंड होता है जो कि फिर बाद में ये सलामी देता है 21 तोपों की, ठीक है। तो ये सेरेमोनियल सिस्टम है बेसिकली। हम देखें तो ये ट्रेडिशन जो है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, जैसे कि क्राउन, रॉयल्स, मिलिट्री कमांडर्स या हेड ऑफ द स्टेट, इनका आना होता है तब ब्रिटेन में सलामी दी जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने इंडिया में भी अडॉप्ट की है। अब ब्रिटेन में तो 101, 31, 21 राउंड इस तरीके से वहाँ पे चलता है सिस्टम, ठीक है। जैसे कि क्राउन को अगर देनी हो सैल्यूट तो 101 तोपों से दी जाती है, उस तरीके से चलती है। और इंडिया की हम बात करें तो हमारे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे या कोई ओथ सेरेमनी हो, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट की ओथ सेरेमनी होती है या कोई दूसरा कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है, तो उस टाइम पर इस तरीके की ऑब्जर्वेशन में देखने को आती है इवेंट्स। DRDO ATAGS प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये तो मैंने बता ही दिया कि 2 ATAGS होवित्जर ने ज्वाइन किया अब की बार 25 पाउंडर्स को, जो कि ये तोपे सलामी देती है उसमें। ATAGS जो है बेसिकली इंडिजीनसली डेवलप्ड 155 mm by 52 कैलिबर होवित्जर गन डेवलप्ड बाय DRDO के द्वारा डेवलप्ड ये गन है, जो कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो। ओके, ठीक है। आगे देखें, होवित्जर एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि बेसिकली लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन के लिए, मतलब इन तोपों के लिए यूज़ की जाती है जो कि लंबी डिस्टेंस तक अपने गोलों की बौछार कर सकते हैं। ATAGS प्रोजेक्ट जो था वो DRDO के द्वारा 2013 में स्टार्ट हुआ था। टारगेट क्या था कि पुरानी जो तोपें हैं उनको रिमूव करके और नई तोपें लेकर के आना। कौन सी साइज़ में, 155 mm आर्टिलरी गन्स को इंट्रोड्यूस करना, कुल मिलाकर के पुरानी गन्स को रिप्लेस करना, और रिप्लेसमेंट के बाद में न्यू सिस्टम आएगा, वो किस पे बेस्ड होगा, 155 mm आर्टिलरी गन्स पे, ठीक है। अब इसमें देखो डेवलपमेंट में जो काम करने वाली एजेंसी है वो DRDO खुद तो है ही, इसके अलावा पुणे बेस्ड DRDO की ही एक एंटिटी है, दैट इज आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ARDE, इसका भी कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा DRDO की दूसरी एजेंसीज, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, इसके अलावा व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, फिर प्रूफ एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट, इसके अलावा आप देख सकते हो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, इसके अलावा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी, इन सब ने मिलकर के काम किया कुल मिलाकर के, और ये काम करते हैं DRDO के अंडर में। तो ARDE DRDO खुद है ही, भारत फोर्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इन सब ने मिलकर के काम किया। कुल मिलाकर के इसमें आप देख सकते हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से तो DRDO की जो अदर बॉडीज़ हैं वो, प्लस जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका पार्टिसिपेशन भी है यहाँ पर। इस आर्टिलरी गन की रेंज है 48 किलोमीटर्स के लगभग, ठीक है। पोखरण फील्ड फायर रेंज ये कहाँ पर है, देखो ये जैसलमेर राजस्थान में लोकेटेड है, वेस्टर्न राजस्थान, जहाँ पे बॉर्डर शेयर होती है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में, तो वेस्टर्न रीजन में है ये लोकेटेड, राइट, वहाँ पर। इसके अलावा देखा जाए तो मल्टीपल वेदर सिस्टम, डिफ़िकल्ट टेरेन कंडीशंस में भी इसका ट्रायल्स हो चुका है। और अभी फ़िलहाल देखा जाए तो करंटली डायरेक्टरेट जनरल
क्वालिटी एश्योरेंस DGQA, इसकी फाइनल स्टेज की टेस्टिंग हो रही है वहाँ पर। बेसिकली DGQA जो है वो नोडल एजेंसी है, ठीक है, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस कोई भी आर्म्स अगर नए डेवलप हुए हैं, कोई भी अम्यूनिशन, कोई नए हथियार तैयार किए गए हैं, कोई नए इक्विपमेंट तैयार हुए हैं, तो उनकी फाइनल जो क्वालिटी टेस्टिंग होती है वो DGQA ही करता है। फीचर्स की बात करें तो बड़े बड़े टिपिकल फीचर्स हैं, ठीक है, जो टेक्निकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। बैरल, ब्रीच मैकेनिज्म, मजल ब्रेक, रिकॉइल मैकेनिज्म, ठीक है, फायर करने के लिए 155 mm कैलिबर का अम्यूनिशन। ये थोड़ा सा आप देख लेना, इनके बारे में थोड़ा टर्मिनोलॉजी को आपको समझना होगा। रिकॉइल मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, मजल ब्रेक सिस्टम क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको बेसिक्स पता कर लेने हैं, ठीक है। इसके आगे देखा जाए तो मेन टारगेट क्या है इनका, इसका रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, और जहाँ तक हो एरर के चांसेस मिनिमम हो, ये टारगेट रहता है इसका, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, रेंज मैंने बताई दी आपको, 2017 में पोखरण में टेस्टिंग हुई थी, तो 38.5 किलोमीटर से लेकर के 48 किलोमीटर तक की रेंज में इसका देखा गया था कि इतना टारगेट इजीली अचीवेबल है, ठीक है। और साथ में अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर जितनी भी गन्स यूज़ की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे, उनमें से 20% ज़्यादा रेंज है इस तोप की। कुल मिलाकर की बात ही है, मतलब एफिशिएंसी अच्छी है, टारगेट रेंज अच्छी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन नंबर से संबंधित। देखो, जैसे ही हमें 75 साल कंप्लीट हुए इंडिपेंडेंस के, तो पिन नंबर जो हम एड्रेस पे डालते हैं ना, पिन नंबर क्या है बताओ सर, ठीक है, आपके एरिया के पिन कोड बताओ, जिससे हम पता कर लें कि आपके एरिया में हमारी सर्विसेज है कि नहीं, ठीक है। तो 75 ईयर्स तो हो गए इंडिपेंडेंस के, तो 50 साल पिन कोड के भी हो गए। 15 अगस्त 1972 को शुरू किया गया था पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल ये है कि पिन कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, सीधी सी बात है, पहले तो क्या थे, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब 23,344 पोस्ट ऑफिस थे, वो सारे के सारे ज़्यादातर सिटीज़ में लोकेटेड थे। भाई अंग्रेजों ने तो ज़्यादा अपना काम शहरों में ही किया, गाँव में थोड़ा ना करते थे वो। तो ऐसे में जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली गई, गाँव में लोग रहने लग गए, तो ऐसी परिस्थितियों में पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेस गाँव में भी खुल गई। तो सवाल ये था कि इतने बड़े देश को कैसे ट्रेस करें, कैसे उस एड्रेस को समझें, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी स्पेलिंग भी मैच करती है, डिस्ट्रिक्ट्स भी मैच कर जाते हैं, फ़र्क इतना सा है कि वो लोकेटेड है दूर दूर, ठीक है। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न बहुत होता था, तो इस कन्फ्यूज़न को ठीक करने के लिए एक प्रॉपर पोस्टल नेटवर्क तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिन कोड जो था, ये अपने आप में इनएलिनेबल या फिर अनअवॉइडेबल पार्ट बन गया था। क्योंकि ऐसे में जब हमने हमारे यहाँ पर 1972 में पिन कोड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उसके पहले 1963 में जिप कोड का कॉन्सेप्ट यूएसए में लग गया था, यूके में भी अपनी तरफ से पिन कोड का सिस्टम शुरू हो चुका था, जापान में भी 1968 में शुरू हो चुका था। तो इसी चीज़ों से हमें भी इंस्पिरेशन मिली। तो ऐसे में पिन कोड क्या होता है, देखो आपको पता है 6 डिजिट कॉन्सेप्ट है ये, 6 डिजिट्स होते हैं पिन कोड में, जिसमें फर्स्ट जो डिजिट होता है, फर्स्ट जो नंबर होता है, वो इंडिकेट करता है पोस्टल रीजन, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, इस तरीके से। इसके अलावा अगर वहाँ पर फर्स्ट डिजिट 9 लिखा हुआ है, 9, बाकी तो मिल जाएंगे आपको 1 2 3 0 कुछ भी, ठीक है, पर अगर 9 लिखा हुआ है ना फर्स्ट डिजिट, इसका मतलब वो आर्मी पोस्टल सर्विस है, और बाकी बचे हुए नॉर्मल एरियाज को लोकेट कर देंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हो सकता है, मैं 1 2 3 का मतलब ये नहीं है 1 2 3 हो, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, राइट। सेकंड नंबर जो है वो डिनोट करेगा सब रीजन को। इसका मतलब कि जैसे मान लो वेस्टर्न एरिया में जा रहे हो, वेस्टर्न में भी कौन से एरिया में जाओगे, हरियाणा जा रहे हो, या जैसे नॉर्थ वेस्टर्न में हरियाणा, ये वैसे हरियाणा नॉर्दर्न में कंसिडर हो जाता है, बाकी नॉर्थ वेस्टर्न में आ जाता है। इसके अलावा वेस्ट की बात करो तो जैसे गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र का वेस्टर्न रीजन हो गया, इस तरीके से सब रीजन आ जाता है। और थर्ड जो होता है डिजिट, वो डिसाइड करता है डिस्ट्रिक्ट को, और फिर बाद में बचे हुए 3 डिजिट और बच गए ना, वो लोकेशन को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के वेरी करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 3 डिजिट्स तो हो गए कौन से, एक में तो आपने डिसाइड कर लिया रीजन को, दूसरे में सब रीजन को, तीसरे में डिस्ट्रिक्ट को, और फिर बचे हुए 3 डिजिट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से लोकेशन है। समझ गए, इस तरीके से ये काम करता है, ओके। अब इसके पीछे कौन इंडिविजुअल था जिसने आइडिया फ्लॉट किया इंडिया में, वो थे श्री राम भिकाजी वेलंकर, ठीक है, जो कि उस टाइम पर एडिशनल सेक्रेटरी थे इसके अंडर में, देखो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में, ठीक है, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ बोर्ड में सीनियर मेंबर के तौर पे भी ये अपॉइंटेड थे उस टाइम पे।
इनको देखो, इन्होंने संस्कृत में बहुत अच्छे काम किए थे। इनको संस्कृत के लिए प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी मिला था 1996 में। 105 के लगभग इन्होंने किताबें लिखी संस्कृत में। वो सारी चीज़ें इनकी खुद की अचीवमेंट रही, वो अलग है। खैर, कुल मिलाकर के बात यह है, अमेरिका में हमसे पहले आ गई थी, यूके में हमसे पहले 1960, 1968 में जापान में भी आ गया था। पॉइंट क्या है कि हम इन कंट्रीज से कुछ लेट थे, पर हमें भी ज़रूरत पड़ी तो हमें भी 1972 में इसको लॉन्च कर दिया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस डे स्पीच में क्या बातें कही। पंच प्रण बोले हैं, 5 रेजोल्यूशन लिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नंबर 1 विकसित भारत है, जिसका कॉन्सेप्ट हमने सी राजा मोहन जी के द्वारा सुबह अच्छे से समझ लिया था कि विकसित भारत के लिए क्या डिप्लोमेसी होनी चाहिए। नंबर 2 रिमूविंग कॉलोनियल माइंडसेट, बोला अभी तक भी हम अंग्रेजों की जो दी हुई सोच से उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। तीसरा टेकिंग प्राइड इन रूट्स, हमें हमारी खुद की कल्चर, हमारी आइडेंटिटीज़, उनमें प्राइड होना चाहिए, उनको हम आइडेंटिफाई करें, उनको हम रिकॉग्नाइज करें। यूनिटी विद जेंडर इक्वालिटी एज अ की पैरामीटर, कैसे भी करके हमें हमारे देश को यूनाइटेड रखना है। और साथ में जेंडर इक्वालिटी, जिसमें हमने सुबह देखा था कानीमोजी जो थी उनके द्वारा, कानीमोजी करुणानिधि के द्वारा जो लिखा हुआ आर्टिकल था, उसमें क्या था, LGBTQI+ कम्युनिटी को भी हमें साथ में लेने की जरूरत है जब हम जेंडर जस्टिस की बात करें। देन कम्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स, कि भाई सिटीजन्स का भी अपना कुछ कर्तव्य बनता है देश के लिए, वो भी अपने हिसाब से करे, सरकार तो अपना काम करेगी ही। तो कुल मिलाकर के 5 रेजोल्यूशन अपनी तरफ से लिए गए। बाकी तो आपने स्पीच सुन लिया होगा, तो हम ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्पीच में तो स्पीच की जैसी बातें होती है ज़्यादातर। बस एक चीज़ है कि उस स्पीच के दरमियान जो भी इंपॉर्टेंट बातें आई थी, उन इंपॉर्टेंट बातों में हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो कोई स्कीम का नाम लिया है, किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप की बात की है, कोई नई चीज़ बनाई है, कोई टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात की है, कोई डिफेंस सिस्टम की बात की है, उसके बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है ना। ऐसे एक्सर्प्ट्स निकाले जाते हैं भाई पढ़ने के लिए कि क्या बात किसी ने बोल दी एक्सपर्ट ने, और उसमें ये बात आ गई। और एक्सपर्ट भी मेनली हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स की, जो कि नेशनली इंटरनेशनली अपने आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा दिए हुए स्पीच में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए कि हाँ यार ये चीज़ इसके बारे में हमें पता नहीं है, नोट मेकिंग नहीं कर रखी है, तो प्लीज़ आप वो कर लो, मिस मत करो उन चीज़ों को। फिर देखो, कुछ खास तो है नहीं वैसे तो, बस मोटी सी चीज़ ये है कि प्राइवेट सेक्टर ने तो देखो जॉब्स क्रिएट की है, हायरिंग अच्छी खासी चल रही है, पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब क्रिएट अभी उस लेवल तक नहीं हो रही है जिस लेवल तक पहले हुआ करती थी। क्योंकि हम वैसे भी एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद में नियो लिबरलिज्म की तरफ मूव कर चुके हैं। और नियो लिबरलिज्म तो सीधी सी बात है, आपको पता है काम क्या करता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा रोल होगा, गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेटर एंड रेगुलेटर की तरह काम करेगी। तो प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें मेनली सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई है, जैसे रिटेल हो गया, आईटी सर्विस सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया। क्योंकि इन सर्विसेज ने टियर 2, 3, 4 इस लेवल तक के जो टाउन्स थे वहाँ तक अपनी अप्रोच बनाई है, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन कंपनीज ने अपनी तरफ से रिक्रूटमेंट किए हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें तो वहाँ पर देखो डिक्लाइन देखने को मिला है हेड काउंट का। दैट मीन्स ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ है गवर्नमेंट कंपनीज में। फिर देखो, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा नेम रेकमेंड कर दिए गए हैं हाई कोर्ट्स में जितनी भी वैकेंसीज चल रही हैं जजेस की, उनको फुलफिल करने के लिए। और जैसे ही ये फुलफिलमेंट हो जाता है तो उसके बाद में अब 2016 के बाद में पहली बार ऐसा होगा कि बहुत कम वैकेंसीज रहेंगी हाई कोर्ट्स में, ठीक है, जजेस की अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो। ये जो कॉलेजियम सिस्टम काम करता है, इसमें देखो अगर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट करनी है तो 5 मेंबर्स का कॉलेजियम सिस्टम होता है, जिसको लीड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 4 और जज होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जो कि नाम रिकमेंड करते हैं और वो नेम जाते हैं प्रेसिडेंट के पास में। और प्रेसिडेंट जो है वो फिर उन नामों में से पिक करते हैं, हाँ जी किसको अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे। पर हम बात कर रहे हैं अभी हाई कोर्ट्स की, तो हाई कोर्ट्स की अभी जो रिकमेंडेशन हुई है, काम चल रहा है, इसमें जो कॉलेजियम सिस्टम जिसने काम किया वो 3 मेंबर का कॉलेजियम सिस्टम रहा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनकी बात भी वहाँ पर कंसिडर की गई। अब इसके बाद में आप देखोगे कि आपको करना क्या है, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेना, मैक्सिमम आधा घंटे में दोनों चैप्टर्स रिवाइज कर दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दो दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट। हो सकता है थोड़ा सा मैंने कम टाइम बोल दिया, पर आपका अगर रिवीजन ये 2 चैप्टर्स का आधे घंटे में नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, ठीक है ना। इसका मतलब आपने अभी तक ढंग से हाईलाइट नहीं किया है कंटेंट, ध्यान से कर लो इसको। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है डिजी यात्रा करके एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसमें एयरपोर्ट्स में कॉन्टेक्टलेस चेक इन होगा, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देख लेते हैं क्या है ये पूरा प्लेटफॉर्म। तो ये दिल्ली में लॉन्च हुआ है बेसिकली, पर ये एप्लीकेशन क्या है वो हमारे लिए मैटर करती है। देखो, डिजी यात्रा जो है वो ट्रेवलर्स को एक, कहते हैं ना कि कॉन्टेक्टलेस एंट्री देने के लिए एक पेपरलेस कॉन्टेक्टलेस एंट्री का पॉइंट है। कहाँ पे? एयरपोर्ट पे जब वो एंटर होंगे। ठीक है, इसमें मेन जो थीम है वो है फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरे को पढ़ना। ठीक है, अब इसमें देखो कि एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी उसकी बोर्डिंग पास के साथ कनेक्टेड होगी, तो ऐसे में उसको आसानी रहेगी कि वो बिना किसी हर्डल के इजीली अपना जो बोर्डिंग पास होता है, जिसको टिकट बोलते हैं नॉर्मली हम, है ना, तो उसके बेसिस पे स्कैन करेगा क्यूआर कोड और एंट्री मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम पे बेस्ड है ये। इसमें देख लो, एयरपोर्ट में एंट्री या फिर सिक्योरिटी कोई चेक करनी हो किसी की, या फिर एयरक्राफ्ट बोर्डिंग के टाइम पे, एंट्री के टाइम पे, वो सारी चीज़ें आसानी से हो पाएगी। अब सवाल ये है कि एप्लीकेशन काम कैसे ली जाएगी, वो जान लेते हैं। देखो, इसमें क्या है कि पैसेंजर को सबसे पहले तो अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, डिजी यात्रा एप्लीकेशन। फिर इसका एंड्रॉयड वर्जन तो देखो लॉन्च हो चुका है। iOS जो आईफोन का एप्लीकेशन है वो तैयार होने में 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। यूज़र को खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड की डिटेल वो मांगेंगे। फिर उसके बाद में आधार कार्ड के साथ में यूज़र को अपनी सेल्फी लेनी होगी और वो अपलोड कर देनी है। उसके साथ में आप देखो कि वैक्सीन डिटेल जो है वो भी ऑटोमेटिकली कोविन क्रेडेंशियल से वहाँ पे ऐड हो जाएगी। कुल मिलाकर के अगर इंटरनेशनल ट्रैवलर है तो उसको तो कोविन से सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत पड़ेगी ना, दूसरे कंट्री में जाकर, हाँ जी हमने वैक्सीन लिया हुआ है, हम सेफ है, हमें कोई लोड नहीं है, समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा पर्सन जो होगा उस, इतना कुछ हो गया। अब पर्सन को क्या करना पड़ेगा, अपने मतलब स्कैन कराना होगा अपने बोर्डिंग पास को, बोर्डिंग पास पे जो क्यूआर कोड होगा वो। अब जैसे ही एप्लीकेशन पे सारी डिटेल चली गई ना, तो एप्लीकेशन जो है वो डिटेल शेयर कर देगा किसके साथ में, एयरपोर्ट के साथ में। अब फिर आप जैसे ही क्यूआर कोड अपना जो बोर्डिंग पास का शेयर करोगे, क्योंकि आपने भी कुछ ना कुछ एंट्री करके ही तो अपना बोर्डिंग पास मतलब प्रोड्यूस किया होगा, तो इस तरीके से वो दोनों चीज़ें मैच हो जाएंगी। फिर आपकी एंट्री के टाइम पे आपको केवल अपने चेहरे को स्कैन कराना है, फोटो खींचवानी है, और उसके बाद में आपका स्मूथली एंट्रेंस का पूरा काम होता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के एयरपोर्ट के पास में अवेलेबल क्रेडेंशियल्स, जो भी डेटा आपका है वो, और साथ में जो यूज़ किया जा रहा है आपके जो आप स्कैन करवा रहे हो, दोनों को मैच करवाया जाएगा। मैच होते हैं आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और ये सारा काम किससे होगा? देखो, इंस्टॉल होंगे फेशियल रिकॉग्निशन के लिए कैमरा तो काम करेंगे, और अलग अलग चेक पॉइंट्स पे है, जिससे क्या होगा, एक तो पैसेंजर को बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ स्मूथ मैनर में काम होगा, और कल को ना कोई सिक्योरिटी इशू आएगा तो वो टैकल करना इशू आसान रहेगा। पर यहाँ पर मुद्दा क्या आ जाता है, प्रिवेसी वाला आ जाता है फिर से। ठीक है, कि ये डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अभी हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ अवेलेबल नहीं है। पार्लियामेंट में लॉ बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, पर उसको गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। अब री इंट्रोड्यूस कब करती है, देखने वाली बात है। जब तक लॉ नहीं है तब तक बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, अगर हम बात करें डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होने की। बस इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, और कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू।